हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का काल। मौर्योत्तर, उत्तर मतलब क्या होता है? बाद। मौर्य जुड़ उत्तर, यानी मौर्य के बाद का। ठीक है, तो आपने जाना कि मगध पर 7 राजवंशों ने राज किया था। तो कौन कौन राजवंश है? तो सबसे पहले हर्यक वंश ने, सारा पढ़ा दिया हूं। उसके बाद शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने, और नंद के बाद मौर्य वंश में। नहीं, अब मौर्य वंश के बाद जो था, 4 तो हो गया, 3 और पढ़ना है। शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। तो आपको याद ही होगा, इसका ट्रिक भी बनाया हूं। हाय हुप हाय हाय, ए लड़की मेरे सामने, सुख से 7 दिन ले जाए जाए जाए। नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुआ, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। बिंदुसार, अशोक, और अशोक ने इसको बहुत संभाला। लेकिन अशोक के मृत्यु हो जाने के बाद जो मौर्य वंश के जो शासक हुए वो अक्षम उत्तराधिकारी हुए, और उनकी प्रशासनिक कमजोरियों के कारण देश के अंदर छोटे बड़े कई राज्य बन गए। फलस्वरूप क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का 185 ईसा पूर्व में क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मैंने पहले ही बताया कि अंतिम और पहला याद रखना है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहदर्थ। तो बृहदर्थ की हत्या उसी का सेनापति, बृहदर्थ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके मगध की राजगद्दी पर वो बैठ गया। और पहली बार मगध में ब्राह्मण शासन की स्थापना हुई, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण जाति का था। तो पहली बार अब मगध पर कौन राजा गया? ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना कर दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कहाँ ला दिया? विदिशा में ला दिया, मध्य प्रदेश के विदिशा में। पहले मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, चाहे गिरिवर थी, आपको बताया ही हूँ। बिंबिसार और आजाद शत्रु तक कहाँ थी? राजगीर। उसके बाद जो उसका बेटा उदयन कहाँ लाया? पाटलिपुत्र लाया। नहीं, फिर पाटलिपुत्र से एक समय क्या हुआ था कि शिशुनाग जो है उसको कहाँ लेकर चला गया था? वैशाली। फिर वैशाली से कालाशोक कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तक अशोक के समय भी पाटलिपुत्र तक ही था राजधानी। लेकिन जब ये पुष्यमित्र शुंग जब ब्राह्मण शासक की स्थापना मगध पर कर दिया, तो इसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर लिया? विदिशा में, MP में। ठीक है, और ये पुष्यमित्र शुंग जो था शुरू में बौद्ध द्रोही था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
ये शुरू में क्या था, बौद्धद्रोही, क्योंकि इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, इसलिए इसको बौद्धद्रोही कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब इसने बौद्ध धर्म के महत्ता को समझा, तब जाकर ये क्या किया कि मध्य प्रदेश के भरहुत में एक भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। मध्य भरहुत स्तूप पूछ लेता है किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। जो शुरू में जो भरहुत स्तूप था लकड़ी का बना हुआ था, इसे ये पत्थर का बनवा दिया। ठीक है। और ये पुष्यमित्र संघ ने 2 यज्ञ कराए थे। कौन? पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इनके पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र संघ के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। और इन 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ तो आप जानते ही हैं, जिसमें अश्व को छोड़ा जाता है, अगर किसी राजा के पास ताकत हो जब तो उसको पकड़ लेता है तो क्या होती है, युद्ध होता है, नहीं तो फिर वह घूम के आ जाता है, यानी किसी राजा में ताकत नहीं है। ये तो आप लोग धारावाहिक देखे होंगे, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, तो ये आप लोग को मालूम होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जैसे रामायण में अंतिम काल में अश्वमेध यज्ञ हुआ तो राम के ही बेटे लव और कुश ने क्या कर लिया था, घोड़े को पकड़ लिया था। तो ये युद्ध देखते ही होंगे आप लोग, हनुमान जी वगैरह सब लोग गए हैं, लक्ष्मण सारा का पानी पिला दिया है दोनों भाई ने, है कि नहीं। तो यही अश्वमेध यज्ञ है। और पुष्यमित्र शुंग के समय के कुछ पुस्तकें, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो बार बार कहते हैं कि एगो पुस्तक के लेखक आता ही है, अब बहुत सारे पुस्तक है, अब बहुत सारे लेखक है, और इसी में बच्चा जो है कन्फ्यूज करके आ जाता है। तो टाइम टू टाइम सीखते जाइए कौन कौन पुस्तक है। पहले जैसे इंडिका को हमने बता दिया कि इंडिका की रचना मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने की थी। अर्थशास्त्र का कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों उन्हीं का नाम है। चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो या कौटिल्य कहो। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त उधर सीखे, जो ऐतिहासिक किताब है, प्राचीन किताबें हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे महाभाष्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य पुस्तक। महाभाष्य पुस्तक के रचयिता कौन थे? पतंजलि। याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। ये भी संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरण थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। कौन? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। और मनु स्मृति की रचना मनु ने की। ये पुस्तक तो बहुत ही विवादास्पद है, इस पर तरह तरह के हर लोगों का अलग अलग मान्यता है। मनु स्मृति पर आप लोग जानते ही होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और जातक ग्रंथ उस समय के कुछ प्रचलित पुस्तकें थी। महाभाष्य जिसकी रचना पतंजलि ने की, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की, और मनु स्मृति की रचना मनु ने की। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यूनानी आक्रमण हुए और दोनों आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग जो था विजयी हुआ, हरा दिया। तो 2 यूनानी यवन आक्रमण हुए। पहला आक्रमण का नेतृत्व करता था बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया, ठीक है। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व करता था
प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर। ये नाम याद रखना है, मिनांडर, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। मिनांडर, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन में। जो बौद्ध साहित्य में मिनांडर को किस नाम से जाना जाता है, तो मिलिंद। इसी मिलिंद पर एक बौद्ध ग्रंथ है, मिलिंद पनह, नाम से पता लग रहा है बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पनह। और इस बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। मिलिंद पनह में क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। तो मिनांडर के गुरु थे बौद्ध भिक्षु नागसेन, और नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, और मिनांडर क्या हो गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो वही में जो शिक्षा दीक्षा दिए हैं, वो जो संवाद हुआ है उसमें, मिलिंद में और किस में, बौद्ध भिक्षु नागसेन में, तो वही है मिलिंद पनह। तो मिलिंद पनह में क्या है, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो वार्तालाप हुई है, जो बातचीत हुआ है, जो संवाद हुआ है, वही तो है मिलिंद पनह में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मिनांडर की राजधानी साकल, जो अभी वर्तमान में सियालकोट बोलता है, जो कि पंजाब में है। सियालकोट कहाँ है, पंजाब में है। तो मिनांडर की राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस समय क्या था, साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, तक्षशिला, उसी तरह से सियालकोट, ये सब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, कोई दिक्कत। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, लेकिन अब की बार वह हार गया। परकल बिलैया हरदम परकल ना नु रही, तो इन दोनों को तो हरा दिया था, पुष्यमित्र शुंग विजयी हुआ था, लेकिन अब की बार जो है वह कलिंग नरेश खारवेल से पराजित हो गया। परकल बिलैया परकर रलन, लेकिन अब की बार मिल गई तागड़ा ना, इंकरू के दाबे वाला, तो दाब दिलक। और उस समय अशोक, तो यहीं पे कलिंग युद्ध बहुत भयानक हुआ था अशोक के समय में। तो जब अशोक का जो मतलब उत्तराधिकारी सब था वो अक्षम था, सब उसका प्रशासनिक कमजोरी के चलते ये सब जो फिर छोटा छोटा देश क्या हो गया, सब फिर आज़ाद हो गया। तो कलिंग में वो राजा आ गया था खारवेल, अब इसको धके पुष्यमित्र शुंग को रगड़ दिया। ठीक है, अब जो है कहानी बनती है कि अब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। तो पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका बेटा अग्निमित्र जो है अब राज का भार संभालता है। कौन अब, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, बेटा था अग्निमित्र। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक किताब है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। एक किताब को ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि पुस्तक और उसके लेखक पूछे जाते हैं। तो मालविका अग्निमित्रम, नाम ही से इसमें पता लग रहा है कि मालविका है और अग्निमित्रम है। इस किताब की रचना कालिदास ने की थी। और इस पुस्तक में है क्या,
विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इसमें दोनों के जो प्रेम है उस चीज को इसमें कालिदास ने लिखा है। इनके प्रेम प्रसंग को किसमें? मालविका अग्निमित्र में। कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके इसने जो है राजगद्दी पाया। और बृहदर्थ का यह पुष्यमित्र शुंग क्या था? सेनापति था। तो शुंग वंश का प्रथम शासक या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और उसका अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो पहला और लास्ट वाला याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक, और देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी। ठीक है। अब देवभूति का हत्या कौन कर दिया? उसी का मंत्री था वसुदेव, और वसुदेव ने कौरव वंश की स्थापना कर डाली। तो कौरव वंश की स्थापना पूछ लेता है, चाहे कौरव वंश का प्रथम शासक वसुदेव था। ठीक है। अब कौरव वंश का अंतिम शासक, कौरव वंश का प्रथम शासक तो वसुदेव हो गया, और कौरव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। अब सुशर्मा की भी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। नहीं, देवभूति की हत्या उसका मंत्री वसुदेव ने कर दिया, तो सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। और सिमुक ने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की। प्रारंभ में सातवाहन वंश जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, जो महाराष्ट्र था उसके क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं के द्वारा इस पर बहुत बार आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण के चलते इन सभी को जो है आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। महाराष्ट्र से हट के किधर? आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक क्या था? सुशर्मा का मंत्री था। और सुशर्मा क्या था? कौरव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो अब इसकी राजधानी जो थी सातवाहन वंश की, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान, जो इस समय औरंगाबाद, वर्तमान में महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, तो ये प्रतिष्ठान था। पूछा गया है सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, याद रखेंगे इसको। ठीक है। अब सिमुक के मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कान्हा या कृष्णा राजगद्दी पर बैठा या शासक बना, और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। कौरव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी, और सिमुक ने क्या कर डाला? सातवाहन वंश का स्थापना कर डाला। तो सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम, उससे पहले भी हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख में है क्या? पूछ लेता है। तो इसमें जो है सातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों का वर्णन है नानाघाट अभिलेख में। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में क्या है? मुद्रा के स्थान पर भूमि दान की प्रथा है।
जब यज्ञ होता था तो उस समय ब्राह्मणों को रुपया पैसा न देकर सीधे क्या दे दिया जाता था, भूमि दान कर दिया जाता था। तो किस भारतीय, तो प्राचीन भारत में मुद्रा दान का अभिलेख, प्राचीन भारत में भूमि दान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्राचीन भारत में भूमि दान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख से, याद रखेंगे, ये भी आई है। और सातवाहन वंश का राजा हाल, उसके बाद जो है सातकर्णिक प्रथम के बाद हाल होता है, एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था वो। जब कोई खुद कवि है तो क्या करेगा, कवियों का इज्जत करेगा, आश्रयदाता बनेगा। जब एक गायकर होता है तो गायकर सबसे खूब पटता है, हर आदमी का है। एक गंजेड़ी है तो गंजेड़ी सब में खूब पटता है। दारू पीने वाला है तो दारू पीने वाला से खूब पटता है। तो जब ये कवि था तो कवियों से तो पटेगा ही। तो हाल खुद एक बड़ा कवि था तथा कवियों एवं विद्वानों का क्या था, आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्त शतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, हर एक किताब का लेखक रचनाकार याद ही होना चाहिए। मेगास्थनीज इंडिका लिखा और शास्त्र ने कौटिल्य लिखा, और शास्त्र को कौटिल्य ने लिखा, विष्णुगुप्त चाणक्य कहो तो ये सारी की, और मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त। तो उसी तरह से गाथा सप्त शतक को हाल ने काव्य की रचना प्राकृत भाषा में की। और उसी समय गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। तो बृहत कथा गुणाढ़, ठीक है, याद रखेंगे। अब उसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतम पुत्र सातकर्णी। तो गौतम पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको पराजित किया था? शक शासक नहपान को, ठीक है। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नासिक के एक जोगलथम्बी जगह है, वहाँ से नहपान के 8000 चांदी के सिक्के मिले। 8000 चांदी के सिक्का मिला है नासिक के जोगलथम्बी से, नहपान के 8000 सिक्का मिला है। तो उस सिक्के पर क्या है, एक तरफ जो है नहपान का चित्र है और दूसरे तरफ जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को हो। तो इससे भी नहीं हो जाता है। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि नहपान जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के कदमों में बैठा हुआ है। तो अब कौन कदमों में बैठेगा जी? नीचे कौन बैठेगा? जो हार मान लिया रहेगा वही ना बैठेगा। अरे वही ना बैठेगा। किसी के अब खड़ा है, कोई पैर के उसके नीचे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जो बड़ा होगा वो खड़ा हुआ होगा। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो खड़ा हुआ है और ये नहपान जो है उनके कदमों में बैठा हुआ। इसी से प्रमाण होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, नहपान को हरा दिया था। इसका प्रमाण क्या है? जोगलथम्बी से मिले 8000 चांदी के सिक्के। अब यज्ञ श्री सातकर्णी ये क्या किया कि शक के जीते हुए जो क्षेत्र है पुनः अधिकार कर लिया यज्ञ श्री सातकर्णी ने। और ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। और सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुख था और अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। याद रखेंगे, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। इसके सिक्कों पर क्या है?
जहाज का चित्र है। इससे जाहिर होता है, इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ श्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का क्या था, प्रेमी था। उसको बहुत पसंद था जल यात्रा करना, व्यापार करना, तभी तो वो जहाज का चित्र बनवाया है अपने सिक्कों पर। तो कौन कौन से सातवाहन शासकों के मुद्राएं थी, तो सीसा था, चांदी था, तांबा था, कांसा था, पोटीन था। सबसे सर्वाधिक अगर कोई मुद्राएं थी तो वो सीसा की थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है सबसे अधिक सीसा मुद्रा का प्रचलन किसकी देन है, तो सातवाहन वंश के है। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वाधिक कौन से सिक्के चलाए, तो सीसा के सबसे ज़्यादा मुद्रा का प्रचलन सातवाहन वंश में हुआ। इसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ दोस्तों। सातवाहन शासकों की मुद्राओं को याद रखने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक। खींचता का हो उपोटिन खींचता, खींचता का हो उप्रोटीन खींचता। तो खींचता का हो उप्रोटीन खींचता, तो खी के यहाँ सी याद रख लियो। तो सीसा, च से चांदी, ता से तांबा, का से कांसा, और प्रोटीन यानी पोटीन। पोटीन का मतलब घटिया चांदी के सिक्के। तो यही जो है सातवाहन शासकों की मुद्राएं थी, सीसा, चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन। खींचता का हो प्रोटीन खींचता। बस देख लीजिए लो।